और हमारा आज का बड़ा सवाल है कि क्या आतंकवाद को लेकर सार्क के मंच पर बेनकाब होगा पाकिस्तान का दोहरा चरित्र? सार्क के गृह मंत्रियों की इस बैठक को लेकर यही उठता है सवाल, जो इस वक्त का है बड़ा सवाल। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं शीलकांत शर्मा जी, जो पूर्व राजनयिक हैं और सार्क के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ आलोक बंसल जी भी हैं, जो सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का स्वागत। शीलकांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। चूंकि आप सार्क के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं तो आप अंदर तक मामलों की तह को जानते हैं। ये जो गृह मंत्रियों का सम्मेलन होना है, हम जानते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो मौजूदा हालात, जिस तरीके से कश्मीर में तनाव व्याप्त हो रहा है पाकिस्तान की करनी की वजह से, और जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के रिश्ते इस वक्त जिस स्तर पर हैं, उन सब के मद्देनजर अगर हम भारत के तरफ से जानना चाहें कि भारत के लिए किन मायनों में महत्वपूर्ण है गृह मंत्री का वहां का ये दौरा, और क्या आपको लगता है कि इस मंच से आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान के सत्य को सामने रखकर हम कूटनीतिक स्तर पर एक संदेश दे सकते हैं? नहीं, देखिए, इसमें आप पहले तो जो हमारे स्पोक्समैन हैं उनकी बात को थोड़ा गौर कीजिए। उसमें उन्होंने 3 बातों पे जोर दिया है। एक तो ये कि ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसके तत्वावधान में है। बिल्कुल। दूसरा, ये भारत के क्षेत्रीय सहयोग की को निरंतर सपोर्ट करने वाली बात है, उसके तत्वावधान में है। और तीसरी बात यह है कि वो जो मल्टीलैटरल मीटिंग है, ये तो सार्क की जो मीटिंग होगी उसका एजेंडा अपने आप होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सार्क में जो देश हैं, और उसमें भारत अकेला ही नहीं है। हाल में बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को कहा है कि बांग्लादेश में जो गुलशन में टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी उसमें पाकिस्तान की तरफ उंगली उठी है। अफगानिस्तान ने भी कहा है। तो 3 महत्वपूर्ण देश सार्क के पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा रहे हैं जी। तो अब पाकिस्तान ऐसे ब्रश साइड नहीं कर सकता जैसे कि पहले करता था। फिर दूसरी बात यह है कि सार्क के तत्वावधान में कन्वेंशन जो है टेररिज्म का बहुत पुराना है, वो 87-88 के ज़माने का 1987 से शुरू। उसके बाद फिर टेररिस्ट को फाइनेंसिंग के खिलाफ एक प्रोटोकॉल है जी। वो दोनों चीज़ें हैं, उसमें पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। जनरली ये जो कन्वेंशन होते हैं या प्रोटोकॉल होते हैं, इसके इनेबलिंग एक्ट आपके पार्लियामेंट में पास होने चाहिए। पाकिस्तान ने वहाँ कह दिया कि नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ कहता है कि हम कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक प्ले करते हैं वो, जैसे न्यूज़ में किसी ने कहा कि एक हिपोक्रेसी है वहाँ। बिल्कुल, ये दोहरा चरित्र है पाकिस्तान का आतंकवाद के मोर्चे पर। लेकिन क्या क्योंकि बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन बैठकों के बाद कुछ निकल कर नहीं आ रहा। यहाँ पे आलोक जी, आपसे जानना चाहें, जैसे कि अभी शीलकांत जी ने खुद ही कहा कि 1987 में जब ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया आतंकवाद के विरुद्ध सार्क के मंच पर, लेकिन उसके बाद 1992, 95, 2014 में 3 सार्क डेस्क भी बनाए गए, जिनका मतलब यही था कि आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर आपसे सहयोग करना। लेकिन निकल कर कुछ आया नहीं। 2010 में बहुत जोर शोर से बात कही गई कि आतंकवाद के खिलाफ हमें नेटवर्किंग करनी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात बहुत समय से हो रही है। क्या कारण देखते हैं आप कि सार्क के मंच पर इस मोर्चे पर ज्यादा प्रगति नहीं हो पा रही? देखिए, इसमें प्रगति ना होने का सिर्फ एक ही कारण रहा है, वो पाकिस्तान का जो है दोहरा चरित्र। जैसा कि आपने खुद कहा, पाकिस्तान ने कई बार कहा कि वो सहयोग करेंगे, पर सहयोग नहीं किया। और हमारे सामने तो पठानकोट का केस बिल्कुल खुला है। पाकिस्तान की टीम आई और हमने उनको पूरा खुली छूट दी हर तरीके की जांच करने की, और जब भारतीय टीम के जाने की बात आई तो पाकिस्तान मुकर गया। उससे पहले भी आपने देखा है किस तरीके की उन्होंने कई बार वायदे किए और वायदों से मुकर गए। क्योंकि पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने इस तरीके की जो आतंकवादी संगठन है उनको समर्थन देना अपनी राष्ट्र की नीति का एक हिस्सा बना रखा है। उनको लगता है कि ये उनके राष्ट्र हित में है कि इस तरीके के संगठन जो है फले फूले। और इस कारण हम ये देख रहे हैं कि इतने सारे कन्वेंशन साइन होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर आज भी आतंकवादी संगठन फल फूल रहे हैं। हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जमात-उद-दवा जो है फल फूल रही है, उसको लोग खुलेआम चंदा दे रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान इस मामले में सिंसियर नहीं होगा कि वो वाकई में आतंक का सामना करना चाहता है, अन्य दक्षिण एशियाई राष्ट्र कितनी भी सहमति बना लें उसका असर नहीं होगा। और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि 3 राष्ट्र आज दक्षिण एशिया के, भारत नहीं, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा रहे हैं। और अन्य कई राष्ट्रों के नागरिक भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठनों की तरफ जाते हुए पकड़े गए। मालदीव के नागरिक वहाँ पे पकड़े गए तालिबान और उनके क्षेत्रों में जाते हुए। श्रीलंका के अंदर कुछ पाकिस्तान के एक्टिविस्ट पकड़े गए हैं जो कट्टरपंथियों को समर्थन देते हुए। तो काफ़ी समस्याएं हैं, और जब तक पाकिस्तान इसके प्रति
सिंसियर नहीं होता, वो जो बोल रहा है उसकी कथनी और करनी में जो फर्क है वो खत्म नहीं होता। तो मेजबान देश ही पाकिस्तान है, आपको लगता है कि कोई ऐसा कूटनीतिक दबाव बन सकता है? क्योंकि तथ्यों के ऊपर जाएं और मौजूदा हालात पर जाएं तो उम्मीद बहुत कम लगती है। देखिए, ऐसा है कि चूंकि वो मेजबान राष्ट्र हैं, वो खुलेआम विरोध भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा दबाव बनेगा, पर मुझे लगता नहीं कि इसका कुछ ज्यादा आगे निकल के बचाव की मुद्रा में कहीं नजर आ सकता है हो सकता पाकिस्तान। है। लेकिन शिलकान जी, एक बात जो सार्क को लेकर कहे, जैसे अगर हम देखते भी हैं तो चाहे हम आईसिस की बात करें, अलकायदा की बात करें, तालिबान की बात करें, सार्क के मंच पर पुलिस के सहयोग से लेकर सूचनाओं का आदान प्रदान ये जरूरी है, ये माना जाता है। लेकिन सार्क पोल की बात काफी समय से हो रही है, जैसे यूरोपोल है, इंटरपोल है, ऐसे एक सार्क पोल होना चाहिए। आपको लगता है कि वक्त है कि सार्क इस दिशा में सोच सकता है? सोचना तो चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि ये खतरे सब लोग भुगत रहे हैं और पाकिस्तान खुद अंदर से ये इस परेशानियों से जूझ रहा है। परंतु उन्होंने जो एक बना लिया है कि स्टेट पॉलिसी है, वो उसके तहत वो इन सब चीज़ों को समझते हैं, सार्क को सीरियसली नहीं लेते। वो बच्चों का घरघुला समझते हैं कि आइए अच्छा ठीक है, भाषण दे दिया, मीटिंग हो गई, चले गए, इस तरह से। पर इस समय स्थिति मजबूत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में समिट भी होने वाला है। तो जहाँ समिट होता है वहाँ पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई हमारा समिट सक्सेसफुल हो। अच्छा। और थोड़ा जो मेजबान हैं उन पे थोड़ा सा एक जिम्मेदारी होती कि इसको अच्छे से करें। तो अब पिछले बार 2004 में जब पाकिस्तान में समिट हुआ था, तब वाजपेयी जी गए थे और उन्होंने इसी शर्त पे गए थे कि पाकिस्तान से ये क्लियर मैसेज आना चाहिए कि वहाँ से टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और जनवरी 2004 में जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद फिर रिलेशंस में एकदम से सुधार आया था। और उसके बाद सार्क के जो का भाग्य है वो भी एकदम से उछला था। 2004 से 2008 के बीच में सार्क में बहुत सारी प्रगति हुई, बिकॉज ये वाली बात पे वहाँ पे पाकिस्तान के समिट में खास समझौता हुआ। पर बाद में 2008 के बाद 26/11 के बाद उन्होंने फिर इसको सब नकार दिया। और जो कुछ वो कहते हैं, जैसे 2010 में जब होम मिनिस्टर्स की मीटिंग वहाँ हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि हम वॉइस सैंपल्स देंगे 26/11 के। आज 2016 है, कोई सैंपल नहीं आया, प्रगति हो नहीं पाई उन मोर्चों। वो जो वादा करते हैं उसको कभी पूरा नहीं करते। और एक तरह का बहलावा होता है, और वो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम बाकायदा इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो सार्क का जो टेररिज्म का जो मुद्दा है और जो एजेंडा है, वो एक तरह से उनको एक कैमोफ्लाज मिल जाता है। वो कहते हैं हाँ हम सार्क के तहत भी कर रहे हैं, जबकि कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ एक दिखावा आपको लगता है, एक पाखंड सामने? अभी तक दिखावा है, पर कभी कभी जैसे वो ऑस्कर वाइल्ड का है कि हिपोक्रेसी इज द ट्रिब्यूट दैट डेविल प्लेस टू वर्च्यू। तो अगर उस तरीके से आप देखें तो कम से कम हिपोक्रेसी के नाम पे कुछ तो आगे बढ़िए। जी, लेकिन इस वक्त उम्मीद यही है कि भाई कुछ ठोस प्रगति हो, लेकिन उसकी उम्मीद ही हम फिलहाल कर सकते हैं। लेकिन आलोक जी, जाते जाते एक सवाल ये भी बनता है कि सार्क एक मल्टीलेटरल फोरम है, बहुपक्षीय मंच है। जैसा कि हमें जानते हैं कि हमारी तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता तो होनी नहीं है, जैसा अभी तक कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि एक मंच है ये जहां पर कूटनीतिक मकसद भी साधे जाते हैं जो द्विपक्षीय भी होते हैं, आपको लगता है कि सार्क के मंच पर हम इकट्ठे होकर ना सही, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि अन्य देशों के साथ 1 to 1 बिम्स्टेक के तहत हो जाए या नेशनल नॉलेज के तहत हो जाए, आगे बढ़ें, आपको लगता है कि अब वक्त है कि ये सुरक्षा के मामले में भी हम इस मंच के तहत ही सही, लेकिन द्विपक्षीय स्तर पर ही सही, आगे बढ़ने की कोशिश हो सकती है? देखिए, अन्य राष्ट्रों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, हम सुरक्षा के मुद्दे पे भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि भले ही ये बहुपक्षीय बातचीत हो, साइड लाइन्स पे कुछ ना कुछ बातचीत तो होनी आवश्यक है, होगी ही। भले ही उनको प्लान किया जाए या ना किया जाए, आप एक दूसरे राष्ट्र में जाते हैं और वहां पे आप किसी से भी ना बात करें, ऐसा संभव है नहीं। तो कुछ ना कुछ तो बातचीत होगी, कोई कड़ा संदेश जा सकता है भारत की ओर से। स्पेशली एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आतंक के लिए पाकिस्तान में जो काउंटरफीट करेंसी बन रही है, जो जाली नोट बनाने का जो धंधा है, एक उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से भारत अपनी जो चिंता है वो प्रकट करेगा और पाकिस्तान से मेरे ख्याल से कड़े शब्दों में कहेगा कि इस तरीके के गोरख धंधे बंद होने चाहिए। तस्करी के मामला है, मादक पदार्थों का है, कई है, बट जाली नोट जो है एक सीधा साधा उनका आतंक से जुड़ा है। जो जाली नोटों के माध्यम से जो पैसा आता है मार्केट में, उसी से आतंक को फंड किया जाता है। उसी तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी से जो पैसा आता है, हथियार,
उससे हथियार और इलीगल जो हथियार है, अभी जैसे कि खबर मिली कि 70 से 100 करोड़ तक रुपया जो है जम्मू कश्मीर में हवाला के माध्यम से भेजा गया है, ये जो उपद्रव चल रहे हैं इनके। जी बिल्कुल, तो यानी कि ये सारे ही मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद से ही जुड़े हुए हैं, इन सब पर लगाम कसनी जरूरी है। फिलहाल यही उम्मीद ही कर सकते हैं कि किन्हीं मोर्चों पर ही सही लेकिन सार्क का मंच आगे बढ़े, क्योंकि हम मानते हैं कि विश्व की 21% जनसंख्या सार्क देशों में ही है। फिलहाल उम्मीद ही बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया शीलकांत जी और आलोक जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो ये थी बात। कल हमारे गृह मंत्री जा रहे हैं पाकिस्तान और 4 को होगा उनका संबोधन, क्योंकि सार्क के गृह मंत्रियों की है अहम बैठक। देखना होगा क्या निकल कर आता है इस बैठक से।